अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद फौजी तहवील में हैं, जबकि इमरान खान, जनरल फैज़ हमीद और बुशरा बीबी के मुबैना सहूलतकारों और राब्ताकारों से तहकीकात की जा रही है और मजीद अहलकारों को हिरासत में लेने का दावा किया जा रहा है। जबकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, जिनके हवाले से जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद से मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही थी, उनका जनरल फैज़ हमीद से ताल्लुक़ पर मौक़िफ़ सामने आ गया है। वो मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले आपको बताएं कि अडियाला जेल में इमरान खान के लिए सहूलतकारी और राब्ताकारी के इल्ज़ामात के तहत मजीद 6 अहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार की खबर के मुताबिक सिक्योरिटी इदारे मजीद 6 जेल मुलाजमीन को हिरासत में लेकर पूछगछ कर रहे हैं, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक जेर हिरासत मुलाजमीन में एक स्वीपर, 2 लेडी वार्डन्स और CCTV कैमरों की निगरानी करने वाले 3 अहलकार शामिल हैं। इन मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक खवातीन अहलकारों पर इल्ज़ाम है कि वो जेल में बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान पैगाम रसानी करती थी। इसके अलावा अडियाला जेल में निगरानी के लिए अफरादी क़ुव्वत में इजाफा कर दिया गया है। जबकि इस हवाले से BBC की खबर में लिखा है कि महकमा जेल खाना जात के अहलकार के मुताबिक मुलाजमीन को पहले से हिरासत में डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट बिलाल से तफ्तीश के नतीजे में हिरासत में लिया गया है। अहलकार ने दावा किया कि हिरासत में लिए गए मुलाजमीन से सिक्योरिटी इदारों की तफ्तीश जारी है, जिसमें अभी तक किसी सिविलियन इदारे के अहलकार को शामिल नहीं किया गया। खबर के मुताबिक साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम कुछ दिन पहले मुबैना तौर पर लापता हो गए थे। ताहम महकमा जेल खाना जात के मुताबिक मज़कूरा जेल अफसर सिक्योरिटी इदारों की तहवील में हैं। वाज़ेह है कि कल लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में मोहम्मद अकरम की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई थी और पुलिस ने मोहम्मद अकरम से मुताल्लिक लाइल्मी का इजहार किया था, जिस पर अदालत बरहम हुई थी। और साथ ही मोहम्मद अकरम की वकील ने अदालत को बताया था कि उनकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार को हुक्म दिया था कि थाना सदर बैरूनी में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त जमा कराएं, जिस पर आज मोहम्मद अकरम की अहलिया ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त जमा करा दी है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 2 अफराद ऑफिसर कॉलोनी में दाखिल हुए और मेरे खावंद को साथ ले गए। तब से मेरे खावंद मोहम्मद अकरम का कुछ पता नहीं लग सका। दूसरी जानिब कल एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी ने अपनी खबर में बताया था कि हुक्काम ने जनरल फैज़ हमीद और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दरमियान राब्तों की तस्दीक कर दी है। और आज अंसार अब्बासी ही की खबर के मुताबिक खुद जस्टिस साकिब निसार ने भी जनरल फैज़ हमीद से राब्तों का एतराफ़ कर लिया है। द न्यूज़ और जंग में शाया होने वाली खबर के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से अपने राब्ते की तस्दीक कर दी है, लेकिन साथ ही 2 टोक अल्फाज में किसी भी गलत काम, 9 मई के वाक़यात या PTI की सियासत से किसी भी ताल्लुक़ की तरदीद कर दी है। साकिब निसार का कहना था कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरा 9 मई PTI और उसकी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बैरून मुल्क से द न्यूज़ से बात करते हुए साकिब निसार ने कहा कि उमूमन उनके खिलाफ जो कुछ कहा जाता है और जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं वो सब मुकम्मल तौर पर बेहुदा बातें हैं। मेरा जनरल फैज़ हमीद के किसी भी मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के साथ उनका समाजी राब्ता है। साकिब निसार ने वजाहत की कि उन्होंने जनरल फैज़ हमीद की बेटी की शादी की तकरीब में शिरकत की थी और मुख्तलिफ मौक़े पर मामूल के मुताबिक नेक ख्वाहिशात और खुशगवार बातों का तबादला करते रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके और उनके ख़ानदान के शुमाली इलाका जात के गुज़िश्ता दौरे के मौके पर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने बड़ा ख्याल रखा था। साकिब निसार ने मज़ीद कहा कि जब वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे तो उस वक्त जनरल फैज़ हमीद उनके रजिस्ट्रार से मुलाकात करते थे और कभी कभार उन्हें फॉर आइज़ ओनली मैसेजेस भेजते थे। साकिब निसार ने वजाहत करते हुए कहा कि जनरल फैज़ हमीद ने उनसे कभी भी कोई गलत या गैर कानूनी चीज़ करने को नहीं कहा। साकिब निसार के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद हमेशा उनका एहतराम करते थे और मेहरबानी करते थे। खबर के मुताबिक साकिब निसार ने वाज़ेह तौर पर इस बात की तरदीद की कि वो 9 मई PTI की सियासत या बाज़ अनासिर की जानिब से और सोशल मीडिया पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात में किसी भी तरह से मुलविस हैं। साकिब निसार ने कहा कि मुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं 5 सितंबर को पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। खबर के मुताबिक साकिब निसार ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता साल जब लाहौर में ज़मान पाक की सूरत हाल की वजह से एतजाज़ हसन को अपने घर पहुँचने में मुश्किलात पेश आई थी तो वो मेरे दफ्तर आते थे। एतजाज़ हसन के अलावा बाज़ औक़ात ख्वाजा तारिक रहीम भी मेरे दफ्तर आया करते थे, लेकिन यह राब्ता खालिसतन समाजी नोयत का था। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ये दावा कर रहे हैं कि उनका PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर कुछ अरसा पहले उनके बेटे नजम साकिब की ऑडियो सामने आई थी जिसमें वो मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ का टिकट दिलवाने पर अपने वालिद साकिब निसार को क्रेडिट दे रहे थे और 1 करोड़ 20 लाख रुपए का मुतालबा कर रहे थे। इसके अलावा जिसे साकिब निसार ने यह भी दावा किया कि उनके जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से सिर्फ समाजी ताल्लुकात थे और उन्होंने कभी उनसे कोई गलत काम करने का नहीं कहा। मगर साबिक आर्मी चीफ और जनरल फैज़ हमीद के बॉस जनरल बाजवा तो ये कहानी बयान कर चुके हैं कि कैसे जनरल फैज़ हमीद ने ही चीफ जस्टिस साकिब निसार से एक गैर मामूली सियासी फैसला दिलवाया
जिसके पाकिस्तान की सियासत पर गहरे असरात पड़े। मई 2017 में जिस वक्त जनरल फैज़ हमीद अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए हाउसिंग सोसाइटी पर छापा पड़वा रहे थे, तो उन्हीं दिनों में नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। JIT नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात कर रही थी और फिर JIT की रिपोर्ट की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। खुद इमरान खान ने बाद में तस्लीम किया कि JIT में फौज के 2 ब्रिगेडियर्स ने नवाज शरीफ को नाअहल कराने में अहम किरदार अदा किया। सिर्फ यही नहीं, जब नवाज शरीफ की नाअहली के बाद उनके और उनके खानदान के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंसेस चलाए गए, तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जस्टिस एजाजुल एहसन को उनके केसेस की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग जज बनाया गया ताकि जल्द से जल्द केसेस पर सजाएं सुनाई जा सकें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनना था, मगर जैसे ही उनके हवाले से कुछ इल्ज़ामात सामने आने लगे, क़यास सराइयाँ होने लगी, तो उन्होंने सामना करने के बजाय रवां साल जनवरी में अचानक इस्तीफ़ा दे दिया। और जहाँ 2017 में जनरल फैज़ हमीद नवाज शरीफ को नाअहल करवा कर सियासत से ही बाहर कराने में मसरूफ़ थे और हुकूमत के खिलाफ तहरीक लब्बैक के धरने में उनका किरदार सामने आ रहा था, तो वहीं जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के लिए आगे का रास्ता हमवार कर रहे थे। खुद जनरल बाजवा के दावे के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद ने चीफ जस्टिस साकिब निसार के जरिए इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिलवाया, लेकिन आज साकिब निसार कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने उनसे कभी कोई गलत काम नहीं करवाया। 2017 में इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहली का मुकदमा चल रहा था और इस बारे में 29 दिसंबर 2022 को जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में जनरल बाजवा का मौक़िफ़ दोहराते हुए लिखा था कि इमरान खान ने जनरल बाजवा से मुकदमे में मदद मांगी। मियां नवाज शरीफ उस वक्त तक पनामा केस में डिस्क्वालीफाई हो चुके थे और इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन सामने नजर आ रही थी। जनरल बाजवा ने DGC यानी मेजर जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान की मदद की हिदायत कर दी। उनका ख्याल था कि एक वजीर आजम डिस्क्वालीफाई हो चुका है और अगर दूसरा इलेक्शन से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गया तो मुल्क कैसे चलेगा। जनरल फैज़ हमीद ने मुल्क के एक मशहूर वकील को अपना एलची बनाकर चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास भिजवाया। ये वकील साहिब लाहौर में चीफ जस्टिस से मिले, इब्तिदाई बातचीत हुई। इसके बाद जनरल फैज़ हमीद और जस्टिस साकिब निसार की मुलाकात हुई। साकिब निसार इमरान खान और जहांगीर तरीन दोनों को बैक वक्त सादिक और अमीन डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि मेरे साथी जज नहीं मानेंगे, आप दोनों में से किसी एक को बचा लें। फैसला हुआ कि सरेदस्त जहांगीर तरीन को कुर्बान कर दिया जाए, ताहम फ्यूचर में उनकी बहाली की गुंजाइश ज़रूर रखी जाए। इसके बाद चीफ जस्टिस को 2 वकील दिए गए। उन वकीलों ने इमरान खान और जहांगीर तरीन का फैसला लिखा। 15 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाने का ऐलान हुआ और फिर इमरान खान सादिक को अमीन करार दिए गए, जबकि जहांगीर तरीन नाअहल कर दिए गए। इन बातों की इमरान खान के साबिक करीबी साथी यौन चौधरी ने हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए ये तस्दीक की। जो सादिक अमीन वाला फैसला है और जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई करने वाला फैसला है, उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम आना, इमरान खान का जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए जाना और जहांगीर तरीन ही उनको लेके गए थे, उसके बाद एक बैलेंसिंग एक्ट होना, कितनी सदाकत है इन सारी बातों में। जहांगीर तरीन साहब की नाअहली से पहले ही मुझे ये इल्म हो चुका था और बड़े पावरफुल क्वार्टर से इल्म हो चुका था कि जहांगीर तरीन साहब को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है और इमरान खान साहब को क्लियर किया जा रहा है। ये तयशुदा बात थी, इनको एनआरओ देना था और साकिब निसार साहब को जो भी जहाँ से इंस्ट्रक्शन मिली आपको पता ही, आप बता चुके हैं। जब आपको इक़्तिदार हासिल करना था, आपको तो किसी भी हद तक जाना पड़ता था, उनके घुटने पकड़ने पड़ते थे तो आप पकड़ने को तैयार हो जाते थे। ये मैं जानता हूँ इस चीज को कि कहाँ मीटिंगें हुई, कब मीटिंग हुई, किस तरह मीटिंग हुई, कैसे मीटिंग होती थी, क्या होता था। ठीक है, ये कौम को पता चलना चाहिए कि आज जो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। मैं आज आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज सुनाऊं शाहज़ेब भाई, आज तरीन साहब की रिव्यू पिटीशन को भी रिजेक्ट करवाने में डायरेक्ट साकिब निसार साहब को PM साहब का फोन जाता है कि ये रिव्यू पिटीशन आपने इस पे इनको रिजेक्ट कर देना है। आपके इल्म में है और आपने खुद ने जाती तौर पर यह बात देखी कि 2018 से पहले 16-17 के दौरान इमरान खान जनरल बाजवा से मुलाकात करने के लिए जाते थे? मैंने सच बोलना है, बिल्कुल जाते थे, क्यों नहीं जाते थे, झूठ क्यों बोलूं मैं। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ये दावा भी कर रहे हैं कि उनका PTI की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर उनके बेटे नजम साकिब की गुज़िश्ता साल की 2 मुबैना ऑडियोज़ मौजूद हैं, जिनमें से एक ऑडियो में नजम साकिब PTI के टिकट होल्डर अबूजर से मुबैना तौर पर यह गुफ्तगू कर रहे हैं कि उनके वालिद यानी साकिब निसार ने उन्हें टिकट दिलवाने के लिए बहुत मेहनत की है, लिहाजा वो साकिब निसार से मुलाकात के लिए आ जाए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, हाँ जी, ये आपके एफर्ट सारे रंग ले आए हैं सर। मुझे इंफॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर, हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अब अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए, और हाँ ऑब्वियसली, क्या सी बात कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं, मैं सोचा थी कि पहला अंकल को लावा या शामी टिकट जमा करा के आवा। वो मर्जी है तेरी, वो देखे, लेकिन उनको आज के दिन में मिल जरूर ली बाबा को। बस ऑब्वियसली आज सीधा इमरान को लाना है, बस ठीक है।
जबकि दूसरी ऑडियो में साकिब निसार के बेटे नजम साकिब एक मिडिलमैन मियां उजैर से टिकट दिलवाने से मुतालिक तयशुदा लेन देन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी भी सूरत 1.20 से कम नहीं लेना। तो काम किसने करवाया? प्योरे तो नहीं करवाया। बस कोट हो गया। तो क्या सीन है? कर ले दो बात ना। ओके क्या मतलब बात कर लेता हूँ। डन दैट डिसाइडेड था। हेलो करके बात कर लूँ कि भेजो सामान मुझे। सामान भेजो नहीं, 1.20 से नीचे ना लेना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। यार तुम फिर फोन पे बातें कर रहे हो कि यार उजैर मतलब कि मेरे तो कोई इतना इशू हुई नहीं है। 1.20 से नीचे ना लेना उससे। ओके मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज है उजैर। नजम जबान हुई हुई है ना, मैं तो नहीं होती जबान। तुम तो मेरे लिए तुम वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। चलो ओके बताता हूँ, मैं वरना डायरेक्ट हो जाऊंगा और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर एतमाद का इजहार कर रही है, इमरान खान भी एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि जो करना है कर लें, इसे वादा माफ गवाह बनाना चाहते हैं, कुछ नहीं होगा। क्या हकीकत में भी उनका पूरा एतमाद होना दुरुस्त है? हमारे साथ सीनियर साहब तहरीकार मोहम्मद मालिक साहब और आसमा शिराजी साहबा मौजूद हैं। अब दोनों का बहुत शुक्रिया। मालिक साहब, अब जाहिर है तहरीक इंसाफ एक कॉन्फिडेंस का इजहार कर रही है और उस कॉन्फिडेंस की बुनियाद ये कह रहे हैं कि जी 14-15 महीने हो गए, 9 मई को लेकर पहले क्या साबित हो गया जो अब जनरल फैज़ हमीद से साबित हो जाएगा, चाहे वो वादा माफ गवाह बन जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको लग रहा है वाकई कोई खतरा ऐसा है नहीं? जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी कोई पीटीआई के लिए इतना बड़ा इवेंट नहीं है, वैसे बड़ा इवेंट है? नहीं, मेरा ख्याल है बहुत बड़ा इवेंट है। देखिए शाहजेब, जिसको कहते हैं ना स्मोकिंग गन अभी तक नहीं मिल रही थी गवर्नमेंट को। फैज़ हमीद साहब स्मोकिंग गन साबित हो सकते हैं, राइट या रॉन्ग, सही या गलत की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन वो जिस पोजीशन में रहे हैं और जो कुछ बाद में हुआ है, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स साबित हो सकता है। और ख़ास तौर पर आप देखिए आज एक और डेवलपमेंट भी हुई जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अनाउंस कर दिया कि वो किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बन रहे। तो जो सड़क गरमाने की बात थी और जो हालात हैं इस वक्त पीटीआई के May 9 के बाद, जितना मार धाड़ हुई है, स्ट्रक्चर बिल्कुल टूटा हुआ पार्टी का, बल्कि पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं, वर्कर में इस वक्त हिम्मत नहीं है सड़क पे उस तरह आए जिस तरह चाहेंगे वो। केपी के अंदर इकट्ठे होना और बात है, मुल्क की तहरीक पार्टी की पंजाब और इधर इट्स अ डिफरेंट मैटर। तो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर का हिस्सा निकल गया, कोर ग्रुप बनना था JUI के लोगों ने। सो दैट कपल्ड विद ये, और ये कहना खास साहब का, पहले आपको याद है बयान आया था कि ये मुझे खतरा है कि ये वादा माफ गवाह बना के इसको मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सो कुछ बातें सोची होंगी उन्होंने। मेरा ख्याल है कि वो हमेशा एक ब्रेव फ्रंट रखते हैं और वो उनका स्टाइल भी है, लेकिन आई थिंक ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। और मेरी तो इत्तला ये है कि जब रऊफ हसन गिरफ्तार हुए हैं तो उनके टेलीफोन से शायद इनको और कई चीज़ें मिली हैं डिफरेंट लोगों से सवाल जवाब की। वेदर उस पर जनरल फैज़ भी थे, आई डोंट नो, बिकॉज वो हमें पता नहीं लग सका, लेकिन काफ़ी लीड्स वहाँ से हुई हैं। सो जनरल फैज़ का अरेस्ट इज़ अ वेरी अलार्मिंग थिंग। भले जो मर्जी आप ऑफिशियल सांस रखें, ये एक परेशानी की बात है पीटीआई के लिए और खान साहब के लिए। आसमा, आप क्या कहिएगा? ज़ाहिर अडियाला में भी काफ़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, हिरासत में लिए जा रहे हैं, लोग गुमशुदा हो रहे हैं, वहाँ पर भी क्रैकडाउन है। आपको लग रहा है कि महज खबरों की हद तक बड़ी बात है, वाकई फ़र्क नहीं पड़ेगा जिस तरह इमरान खान कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं, अब खतरा है? जिस खतरे और खदशे का इजहार जो खुद खान साहब ने किया है कि मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा और जनरल फैज़ जो हैं वो वादा माफ गवाह बन सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये खदशा उनको बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी इत्तलात हैं इस वक्त वो हैं तो आर्मी की कस्टडी में, लेकिन उनके साथ उनसे पूछताछ भी हो रही है, लेकिन कोई उनके ऊपर कोई टॉर्चर नहीं हो रहा और वो बहुत सारी चीज़ों में कोऑपरेट कर भी रहे हैं। इसी वजह से मेरा ख्याल है कि बहुत सारा नेटवर्क जो है वो पकड़ा जा रहा है। आज भी आप देखें कि 6 लोग जो है वो पकड़े गए हैं और वो इसी तरह मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, जैसे आपने देखा होगा जो कमिश्नर रावलपिंडी का मामला था उसके अंदर भी ताने बाने जो है मिलते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि मज़ीद गिरफ्तार हो सकते हैं या गिरफ्तार हो सकते हैं। इसी तरह से जो जजेस हैं उनके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें जो इत्तला है वो सामने और मंजर आम पर आ सकती है, और सहाफ़ियों के हवाले से भी, क्योंकि ये पूरा शाज़ेब एक नेटवर्क था जो कि काम कर रहा था और ये नेटवर्क अब से नहीं था, ये तकरीबन कोई 6-7 साल इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई है। वैसे तो इन्वेस्टमेंट पुरानी थी, लेकिन जब ये DGC थे
और उसके बाद वो फिर DGISI हुए, तो ये पूरा एक नेटवर्क जो है वो तरतीब पाया गया था और ये सहूलतकार नेटवर्क था फॉर इमरान खान साहब और ख़ुद जनरल फैज़ और इसके साथ साथ जनरल बाजवा। ये बाद में ठीक है पोस्ट रिटायरमेंट की जो बातें अब हो रही हैं उसके अंदर 9 मई का वाक़या है जो कि बहुत बड़ा वाक़या है, लेकिन ये कोई अनयूजुअल बात है, ये कोई यूजुअल बात नहीं है, कोई आम सी बात नहीं है कि एक 3 स्टार जनरल जो है उससे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके लिंक्स पता चल रहे हैं, वो जेल के अंदर नेटवर्क है, वो जेल के बाहर नेटवर्क है, वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर नेटवर्क है, वो जजों के अंदर नेटवर्क है, क्योंकि बहुत सारी हायरिंग्स भी इस दौरान में हुई और आपने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का अगर आपको मामला, वो तो बिल्कुल ओपन सीक्रेट है कि उन्होंने आके कह दिया कि किस तरह से 2 साल की मेहनत की बात की गई। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई इतनी आसान बात नहीं है जिस तरह से फौज इस वक्त डील कर रही है। उसकी वजह यह कि खुद फौज के अंदर भी पहले उस सारे मामला को ठीक करना, रिटायर्ड लोगों से बात करना, अपने अंदर अगर कोई दूसरी राय थी उसको ख़त्म करके आगे बढ़ना, तो उसके बाद ये फैसले हुए हैं। ये एकदम से फैसले नहीं हुए और जाहिर है ये एकदम ख़त्म भी नहीं होंगे, इसको थोड़ा वक्त भी लगेगा। और मालिक साहब, अगर ज़ाहिर जो भी बात आएगी वो आला अदालतों में चैलेंज होगी। अगर इमरान खान साहब तक नौबत आती है, जो इतलात आ रही हैं कि फ़ौज में बगावत कराने के इल्ज़ाम भी में भी इनका कोर्ट मार्शल हो सकता है जनरल फैज़ हमीद का, उसे क्या ऐसा सबूत मिल जाएगा तो कोई इतराफ़ी बयान दे भी दें जनरल फैज़ हमीद कि इमरान खान को लिंक किया जा सके कि उस साजिश का इमरान खान भी हिस्सा थे, हालांकि खुद ही इस खौफ का इज़हार ज़रूर करें इमरान खान साहब कि उन्हें मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है, मगर ये आला अदालतों में रह पाएंगी बातें? ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है शाहजेब, क्योंकि आला अदालतों में बहुत बड़ी चेंज हो रही है। अगर सज़ा होती है, फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लें 1 मिनट के लिए कि मिलिट्री कोर्ट पे चले जाते हैं, सज़ा भी हो जाती है। एक पहली अपील आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप आते हैं, वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब का ब्लेंड ऑफ माइंड हमें पता है, लेकिन 8 में से 6 जजेस का ब्लेंड ऑफ माइंड भी हमें पता है। सुप्रीम कोर्ट में चेंज ऑफ गार्ड हो जाएगा अक्टूबर में, और ज़ाहिर है ये चीज़ें उसके बाद की होने वाली बातें हैं। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। अगरचे May 9 ड्रॉप सीन होगा तमाम मामला को, और शायद पीपल्स पार्टी और PMLN इसी चीज़ की उम्मीद में बैठे हुए हैं कि May 9 में ऐसी डेवलपमेंट हो जाए ट्रायल में, सज़ाओं में, कि इमरान खान को साइड कर दिया जाए, बिल्कुल साइडलाइन हो जाए, पाबंद सलासल हो जाए। लेकिन जो कोर्ट सिनेरियो है और ख़ास तौर पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन जुडिशरी एंड इंस्टीट्यूशन, अगर वो सॉर्ट आउट ना हुआ तो फिर शायद ये May 9 का जो ड्रॉप सीन अगर स्टेज 1 में बड़ा सख्त फैसले भी आ जाएं और लगे ये कि जी इमरान खान इज डन एंड डस्टेड, मेरा नहीं ख्याल कि ही विल बी डन एंड डस्टेड, फिर रिलीफ उधर से आ जाएगी और आ भी सकती है। सो ये अब सबके लिए एक बड़ा एक फ्लूइड सीन है इस वक्त, बिल्कुल फ्लूइड सीन है। और एस्टैब्लिशमेंट को भी, गवर्नमेंट को भी ये सोचना होगा कि अगर 3 मुखी लड़ाई चल रही है तो वो कहीं भी किसी भी तरफ जा सकती है। तो May 9 डिसाइसिव फैक्टर है, लेकिन क्या एवरलास्टिंग फैक्टर है, इस स्टेज पे नहीं। ये बड़ी अहम बात है। आप अस्मा इस पर हवाले से क्या कहिएगा? ज़ाहिर हायर कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में चेंज ऑफ गार्ड भी होना है, इस सारे मामले में क्या बहुत कोई लॉन्ग टर्म असरात हो सकते हैं PTI इमरान खान के लिए? देखिए अभी तक तो जिस तरह से मैनेज हुई हैं सारी चीज़ें, उससे तो लगता है ऐसे है कि एक पूरा मुसम्मम इरादा जो है वो मौजूद है कि किसी सूरत जो है इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने देना। और इमरान खान साहब का जो स्टेटस है वो इसी तरह का स्टेटस जो है वो रहेगा। लेकिन आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के मुकदमात हैं वो मामला होल्ड हुआ हुआ है, और वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी मसला है वो इस वक्त जो कि आगे जाके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए हो सकता है। कतई तौर पर जो शक और शुबा का इजहार किया है इमरान खान साहब ने, वो दुरुस्त है कि उनको इस बात का गुमान है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाएगा। ये जो इवन जनरल फैज़ को भी एक स्टेज के ऊपर उनको हाई कोर्ट में पेश करना होगा, जो आपने जिस तरह से इसका जो प्रोसीजर है उसको देखा हो, फील्ड कोर्ट मार्शल के अंदर आखिरी जो स्टेज है उसके अंदर अपील वो कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस मामले के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो बन सकती है। लेकिन जो कोर्ट है, खास करके सुप्रीम कोर्ट के मामलात के अंदर, पिछले 2 दिनों में आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद के अंदर बड़ी अनयूजुअल चीज़ें हुई हैं। रेड जोन के अंदर लोगों का पहुंचना, चीफ जस्टिस के खिलाफ मामलात का होना, तो ये बहुत सारी कड़ियाँ जो है एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। और इस मामले के ऊपर एक फ़िज़ा जो है वो बनाई जा रही है। अब ये किस तरफ लेके जाएगी, ये किस डेडलॉक की तरफ लेके जाएगी? अभी तो बहुत सारे जो जजेज़ हैं वो छुट्टियों पे हैं, वो वापस आएंगे और उनके साथ भी जो मामलात हैं वो तय होने हैं। तो ये
अभी जो तीन मुखी लड़ाई की बात है, ये चौमुखी लड़ाई जो है वो बन जाएगी, क्योंकि इसमें और बहुत सारे अवामिल जो हैं वो ऐड होते चले जाएंगे, इस बात का शुबा है। और इसकी तैयारी कितनी है, ये सबसे अहम सवाल होगा। क्या पॉलिटिकल लोग जो हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो पार्लियामेंट है वो इसके लिए तैयार है? मेरा नहीं ख्याल कि वो इन चीज़ों के लिए तैयार है। कानून साजी की जाएगी तो मामला फिर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर, वो कोर्ट के अंदर जाएगा, वहाँ पे भी बहुत से मसाइल हो सकते हैं। तो डिवाइड और जो पोलराइजेशन है जुडिशरी के अंदर, वो इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट है बहुत सारे फैसलों के अंदर। और अगर उसको ओवरकम कर लिया गया या किसी स्टेज के ऊपर उन सारे मामलात के ऊपर जो है वो आगे बढ़ी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, तो फिर शायद जो है वो चीज़ें हो जाएंगी। मगर मुझे लगता है शाहजेब कि उस वक्त तक जो मीडिया के साथ के ज़रिए से जो एक बात हो रही है या मीडिया के ऊपर बार बार बात की जा रही है या मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, एक पब्लिक परसेप्शन बनाया जा रहा है, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इसी को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बात मैं चलते चलते कह दूँ कि जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने ये पूरी सीन क्रिएट की थी, जिस तरह से ये सिनेरियो बनाया था, मुझे लगता है कि पे दर पे एक के बाद एक उसी तरह के कदम उठा के इसको डिसमेंटल वो करना चाहते हैं और वो डिसमेंटल कर सकते हैं। वो इस पोजीशन में इस वक्त मौजूद है क्योंकि ये सब बुत उनके अपने हाथों के तराशे हुए हैं। और मलिक साहब, आपने बड़ी अहम बात की थी जब इमरान खान पैगाम भेज रहे थे मुज़ाकरात का, तो आपने कहा एक तो मैसेंजर भी नहीं है इमरान खान के पास, और जो खुद वो मैसेज भेज रहे हैं उसमें जो अल्फाज का चुनाव है वो ऐसा है कि इससे कोई मुज़ाकरात का रास्ता निकलेगा नहीं। मगर जब जनरल फैज़ की गिरफ्तारी होती है, फिर जो मामलात हो रहे हैं, आपको लगता है इमरान खान कुछ और अंदाज में बहुत सॉफ्ट होकर भी मैसेजिंग करते, कोई मैसेंजर भी बीच में होते, तब भी दूसरी तरफ फैसला किया जा चुका है, जो बात कर रही हैं आसमा के इस मामले से किस तरीके से निमटना है, बेशक वो सॉफ्ट जबान का भी इस्तेमाल करते। शाहजेब, आई थिंक फैसला तो किया जा चुका है बिकॉज इस वक्त एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। फौजी इदारे के सरबराह भी हैं, चाहे आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चाहे आप इमरान खान है, तीनों का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इसलिए फैसले तो हुए हुए हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, मेरा एनालिसिस ये है कि जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हायर जुडिशरी का, बल्कि जुडिशरी हायर क्या, जब आपके मुल्क में ड्यूटी जज फैसला दे दे सनम जावेद जैसे हाई प्रोफाइल केस पे, तो आपको नजर आ जाता है कि ऊपर से नीचे तक जुडिशरी कहाँ खड़ी हुई है। तो मैसेजिंग बड़ी क्लियर है। आई थिंक अगर जुडिशरी और इंस्टीट्यूशन का कॉन्फ्लिक्ट खत्म ना हुआ, आप भले सजाएं दे दें, मिलिट्री कोर्ट से भी सजाएं दे दें, वो सजाएं लास्ट नहीं करेंगी। फिर क्या पॉलिटिकल सिनेरियो होगा, वो एक बहुत बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो होगा। इसलिए ये तीन मुखी लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। इंस्टीट्यूशन को कम अज कम जुडिशरी के साथ कोई एक वर्किंग अरेंजमेंट का रीसेट बटन दबाना पड़ेगा। द वे थिंग्स आर, ये 9 मई की अगर सजाएं हो भी गई तो आपकी कोई चीज़ सेटल नहीं हो पाएगी। तो मालिक साहब, उस सूरत में फिर सिस्टम खतरे में पड़ता है या कोई एक स्टेक होल्डर खतरे में पड़ता है? मेरा ख्याल है सबसे पहले खतरे में पड़ेगी तो PMLN की गवर्नमेंट पड़ेगी, बिकॉज इस्लामाबाद में जो बात एक चल रही है कि जी अगर सारी चीज़ें होती हैं फिर भी फ्लूइड होता है, डील करना पड़ता है, तो इमरान खान के साथ अगर कोई साइड वाइड पे भी कोई बात लॉन्ग टर्म भी बात करनी हो, वो किससे करेंगे? वो जरदारी साहब वगैरह से तो कर लेंगे ना चाहते हुए भी, क्योंकि उनकी पावर बेस सिंध है। उसके साथ बातचीत इनडायरेक्टली डायरेक्टली करने से इमरान खान का इस्लामाबाद खतरे में नहीं आता। लेकिन वो पंजाब की तो बैटल ग्राउंड है उनकी और शरीफ्स की, वहाँ पे तो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ वो कर ही नहीं सकते। तो वो सिंध से बात कर सकते हैं कि सेंटर इस्लामाबाद में क्या होगा। इसलिए शायद फर्स्ट कैजुअल्टी हो तो वो ये चेंज ऑफ टॉप लीडरशिप का चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर वो भी नहीं होता तो फिर 9 मई की अगर आप पे वर्डिक्ट हो नहीं रह सकते और आप पॉलिटिकली नहीं रह सकते, तो फिर या तो सिस्टम को आप लपेट दें या फिर आपको को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। तो को एग्जिस्टेंस से पहले तो फिर पीपल्स पार्टी इज इन अ बेटर पोजीशन टू टॉक टू इमरान खान एंड अदर्स देन नवाज शरीफ। अब आप आसमा बताइएगा, स्टेक होल्डर खतरे में पड़ते हैं, नून लीग खतरे में पड़ती है, या फिर इस वक्त सिस्टम भी खतरे में पड़ सकता है इस सारी सिचुएशन में? देखिए, इर्तिकाई अमल है और एक एक कदम सबको ही पीछे हटना पड़ेगा। किसी एक स्टेज के ऊपर ये सब चीज़ें अनडू करके इस्टेब्लिशमेंट को भी ये कहना पड़ेगा कि उनका सियासत में कोई किरदार नहीं है, मगर वो कितना जल्दी है और कितना देर से है इसकी असेसमेंट करना बहुत मुश्किल है। एक खदशा हो सकता है कि उससे पहले एक घुमसान करन पड़े इदारों के बीच में, चूँकि एक महाजराई जो है वो शिद्दत इख्तियार कर सकती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़, देखिए मुझे नहीं लगता कि इस वक्त का जो सेटअप है इसको किसी किस्म का कोई ख़तरा है। हाँ, हो सकता है कि जुडिशरी से कोई ख़तरा आगे जाके हो जाए, लेकिन वो भी
एक्शन के जो कलदम करने के हवाले से जो एक इमरान खान साहब बात करते हैं और इसके साथ साथ पीटीआई बात करती है, उसके कोई इम्कानात अगर होते हैं तो उसके ऊपर भी, उसमें भी सिस्टम जो है वो एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप की तरफ बढ़ सकता है, वो इंतखाबात की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। और अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने बहुत सारे प्रेसिडेंट्स आ भी गए हैं, हम एक कंट्रोल डेमोक्रेसी के अंदर हैं और यही जो है वो कॉन्टीन्यूटी एक हाइब्रिड से हाइब्रिड प्लस जो है वो चलती आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि सिस्टम इससे ज़्यादा और सिस्टम क्या उनके लिए डिलीवर करेगा, कितना एक कंप्लायंस के साथ ये सिस्टम चल रहा है और इसकी इससे ज़्यादा कोई बेहतर सूरत हाल हो नहीं सकती कि सामने जो है वो एक पॉलिटिकल सेटअप है। लेकिन जहां पार्लियामेंट की बात है, देखिए इस पूरी लड़ाई का जो अंजाम होगा वो पाकिस्तान के सियासतदानों को ही करना चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर ये पोजीशन मौजूद है। पीपल्स पार्टी आज भी कह रही है कि हम ये प्लेटफॉर्म जो है वो दे सकते हैं। प्रेसिडेंट जरदारी आज भी कहते हैं कि हम सबको इकट्ठे बिठा सकते हैं। तो जो बिल्कुल अभी मालिक साहब ने बात की, पीपल्स पार्टी एक अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खोल सकती है और ये चीज़ें आगे जाके, लेकिन उस सूरत में कि इमरान खान साहब जो है वो टेबल पे आए, वो बात करें सियासी लोगों के साथ, वो किसी नुमाइंदे के साथ बात करने की बजाय पॉलिटिकल लोगों के साथ पार्लियामेंट के अंदर बात करें। बहुत शुक्रिया तज़िया नाज़रीन, आपने सुना। और दूसरी तरफ नैब ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना का एक और रेफरेंस दायर कर दिया है और उन पर तोशाखाना से मुतालिक बनने वाले केसेस की मजमूई तादाद 3 हो गई। इससे पहले तोशाखाना के 2 केसेस में इमरान खान को सजाएं हो चुकी हैं, जो बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी थी और फिर एक और केस बना दिया गया। सबसे पहले अगस्त 2022 में उस वक्त की हुक्मरान इत्तेहाद PDM में शामिल जमातों के अरकान कौमी असम्बली ने तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ असासों में ज़ाहिर ना करने पर स्पीकर को इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त दी थी, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली आजा परवेज़ अशरफ ने इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा था। और फिर अक्टूबर 2022 में इलेक्शन कमीशन ने इस रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उन्हें 5 साल के लिए नाअहल कर दिया था और साथ ही उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस सेशन कोर्ट को भेज दिया था। और फिर 5 अगस्त 2023 को सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सज़ा सुना दी, जिसके बाद इमरान खान को ज़मान पाक लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन 29 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में इमरान खान की सज़ा मुअत्तल कर दी थी, ताहम उनकी नाअहली बरकरार रही। इसके बाद 19 दिसंबर 2023 को नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का एक नया रेफरेंस दायर कर दिया था, जिसमें उन पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मिलने वाली ज्वेलरी को कम कीमत पर अपने पास रखने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। और फिर 9 जनवरी 2024 को इस रेफरेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई और 31 जनवरी को आम इंतखाबात से चंद दिन पहले जो 3 फैसले आए उसमें एहतसाब अदालत का ये फैसला भी शामिल था, जिसमें दोनों को 14-14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई और साथ ही इमरान खान और बुशरा बीबी को 10-10 साल के लिए नाअहल कर दिया गया। मगर 1 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना के इस केस में भी सज़ा मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। इसके बाद 13 जुलाई को नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह केस ख़त्म होने के फौरी बाद तोशाखाना के एक नए रेफरेंस में गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद से इमरान खान और बुशरा बीबी नैब के रिमांड पर थे और गुज़िश्ता रोज़ दोनों का 11 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर उन्हें एहतसाब अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड देते हुए उन्हें अडियाला जेल में रखने का हुक्म दे दिया। जबकि आज ये खबर सामने आई है कि इस केस में नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का नया रेफरेंस सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से दिए गए ज्वेलरी सेट के हवाले से दायर किया गया है। रेफरेंस के हवाले से तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोज। अरफा फिरोज, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। फिर तोशाखाना, फिर एक और केस, एक और रेफरेंस, क्या इस हवाले से तफसीलात हैं? देखिए, पहले तो ये बताते चलें कि ये तोशाखाना रेफरेंस है कौन सा। आपको याद होगा कि इद्दत का केस जिसमें सजा जो है वो खत्म कर दी गई थी, बरी कर दिया गया था बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को, उसके फौरन बाद उसी दिन गिरफ्तारी डाली गई थी नैब की जानिब से। जो नैब की जानिब से गिरफ्तारी डाली गई थी वो एक्चुअली इसी रेफरेंस में डाली गई थी और इसमें तकरीबन जो वो 37 दिन का जिस्मानी रिमांड भी बुशरा बीबी और बानी पीटीआई का नैब ने लिया था। अडियाला जेल में वो सारी जिस्मानी रिमांड की समातें चली थी और फिर जुडिशल जो है उनको कर दिया गया था। तो आज ये नया तोशाखाना रेफरेंस यानी कि तोशाखाना रेफरेंस 2 आप इसको कह सकते हैं, वो मंजर आम पर आया है। और ये इस बार पहले जो इससे था वो क्राफ्ट ज्वेलरी जो थी सऊदी अरब वली अहद जो थे उन्होंने दी थी, अब जो है वो बल्गारी की ज्वेलरी जो वो सामने आई है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बल्गारी के जो डायमंड्स और सिल्वर ज्वेलरी है वो बहुत ही ज्यादा कीमती होती है, उसकी बहुत ज्यादा कीमत होती है। तो ये अब सामने आई है, इसकी जो कीमत तकरीबन लगाई गई है वो बल्गारी
की जो ये ज्वेलरी कंपनी थी उसने सऊदी वली अहद को जो दी थी, तकरीबन 3 लाख यूरोस के एवज जो है वो दी थी। और जो नैब का रेफरेंस है उसमें जो इसकी कीमत आई है वो तकरीबन 7.5 करोड़ के आसपास आई है। और जो तोशाखाना का एक तरीकेकार होता है कि 50% आपने अदायगी करनी है, उसके बाद आपने लेना है, तो तकरीबन जो 3.5 या आप 3 करोड़ के आसपास इसकी कीमत जो वो कर सकते हैं। लेकिन जो वही इल्जाम इन पे लगा है, कुछ चीजें जो वो रिपीटेड है इसमें जो नैब की जानिब से की गई हैं। इवन के जो इल्जाम था लास्ट तोशाखाना रेफरेंस में भी कि इसकी कीमत तो लगवाई गई थी लेकिन इसको तोशाखाना में जमा नहीं करवाया गया था, उसी तरह की जो इल्जाम है वही अब तोशाखाना रेफरेंस 2 में भी लगाया गया है कि कीमत तो डिप्टी सेक्रेटरी मिलिट्री सेक्रेटरी ने लगवाई थी लेकिन इसको जो वो जमा नहीं करवाया गया था। और अब ये है कि इसकी तकरीबन जो इसके गवाहान सामने आए वो तकरीबन इसमें 22 गवाहान है और उसमें फॉरेन मिनिस्ट्री के भी हैं, उसमें जो पर्सनल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो भी हैं, कैबिनेट डिवीजन के भी हैं, कुछ नैब के अफसरान भी हैं, इन सबको इसमें जो गवाह बनाया गया है और अब जो वो सामने लाया गया है। और इस ज्वेलरी सेट है इसमें मुख्तलिफ चीजें, इसमें नेकलेस है, इसमें इयररिंग्स हैं, इसमें अंगूठी है और इवन के ये जो इसमें रेफरेंस में जो मरकजी इसमें जो लिखा गया है कि ये बुशरा बीबी को जो है वो एक गिफ्ट के तौर पे सऊदी वली अहद की जानिब से दिया गया था। और मैं शाजिब खानज़ादा आपको ये भी बताता चलूं कि ये इट्स नॉट द एंड, ये जो रेफरेंस का सिलसिला है ये अभी मजीद भी आगे चलेगा क्योंकि हमारी नैब ज़राए से बात हुई और उन्होंने ये कहा कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी हैं उनको तकरीबन जो दौरे हुकूमत था वजारत उज़्मा का उसमें 58 गिफ्ट्स जो है वो वसूल इन्होंने किए थे। 108 गिफ्ट्स इनको मिले थे और 58 इन्होंने जो है वो अपने पास रखे थे। और अभी जो रेफरेंस आया जो क्राफ्ट ज्वेलरी का इससे पिछले था वो एक तोशाखाना रेफरेंस था, अब ये बलगार की ज्वेलरी का एक आया है। अब जो हमारे जराए कहते हैं नैब के कि उन्होंने उनके मुताबिक के मजीद भी रेफरेंस जो वो आ सकते हैं और आगे ये भी है कि ये जो ज्वेलरी जो उनकी कीमतें हैं वो भी कोई कम कीमत नहीं है, बहुत कीमती ज्वेलरी जो है वो इनको इमरान खान और बानी जो बुशरा बीबी हैं इनको मिले हैं, जो इन्होंने तरीकेकार जो एक तोशाखाना में जमा करवाना और फिर वापस उससे हासिल करना वो इन्होंने जो वो नहीं किया। तो यही जो एक इल्जाम था वही रिपीट हो रहा है और ये इस हवाले से बता रहे हैं फिर इल्जाम रिपीट हो रहा है। देखते हैं इस रेफरेंस का क्या हाल होता है। जहाँ एक तरफ इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ एक नए तोशाखाना रेफरेंस की खबर सामने आई, वहीं दूसरी जानिब बुशरा बीबी को एक बड़ा रिलीफ भी मिल गया है। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 12 मुकदमात में बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद करते हुए उन्हें इन मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया है। और इस हवाले से बुशरा बीबी के वकील नईम हैदर पंचोता ने कहा कि अदालत ने सबूत ना होने की वजह से बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात में बरी कर दिया है, जबकि बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा है कि इस फैसले का असर इमरान खान के केसेस पर भी पड़ेगा। इनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, तो शवाहिद ना होने की बुनियाद के ऊपर कोई एविडेंस नहीं मिलती, इनकी माँ का रोल वो नहीं बनता, उस बुनियाद के ऊपर आज अल्हम्दुलिल्लाह बुशरा बीबी साहबा को 12 मुकदमात में डिस्चार्ज कर दिया गया है। आज के फैसले का इमरान खान के ट्रायल पर कितना फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है जी, फर्क तो पड़ता है। कॉमन सेंस की बात है, 2 लोग अगर मिलके साजिश करते हैं और एक को आज बरी कर दिया है तो ये फर्क पड़ता है। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं, कुरान खबर आपके सामने रखते हैं। बरतानिया में गुज़िश्ता माह 13 साल के बदतरीन फसादात और अफरा तफरी के वाक़यात के बाद वहाँ की इंतज़ामिया इन फसादात में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी और उनके फौरी ट्रायल के साथ साथ इन फसादात की जड़ तक पहुँचने की कोशिश कर रही है, जो 29 जुलाई को साउथ पोर्ट में होने वाले वाक़े के बाद मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ की वजह से फैले। इसमें आम किरदार एक न्यूज़ वेबसाइट ने अदा किया जिसके ताने बाने पाकिस्तान से भी जोड़े जा रहे हैं। 29 जुलाई को शुमाली इंग्लैंड के इलाके साउथ पोर्ट में एक तकरीब के दौरान एक 17 साला नौजवान ने चाकू के वार से 3 कमसिन बच्चियों को कत्ल जबकि 10 अफराद को जख्मी कर दिया था। इस वाक़े के कुछ देर बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस वाक़े को सोशल मीडिया पर गलत रंग देते हुए इसे एक मुसलमान पनाह गुज़ीन के हाथों कत्ल का रंग दे दिया गया। और फिर देखते ही देखते चैनल 3 नाउ नामी एक वेबसाइट ने इस गलत खबर को मज़ीद हवा देते हुए हमलावर को एक फ़र्जी मुसलमान नाम भी दे दिया और ख़बर में लिखा कि वो शख्स गुज़िश्ता साल ही कश्ती के ज़रिए बरतानिया आया था और बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी की वॉच लिस्ट पर था। ये एक ख़बर बरतानिया में मुस्लिम मुखालिफ मुजाहिरों और इश्तियाल अंगेज़ी के वाक़यात की वजह बन गई, जिसमें सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं। और इस वक्त जहाँ बरतानिया में इन फसादात में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, वहीं इस सिलसिले में आज FIA ने लाहौर में फरहान आसिफ नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसका ताल्लुक चैनल 3 नाउ नामी वेबसाइट से बताया जा रहा है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक डिफेंस से एक शख्स फरहान आसिफ को हिरासत में लिया गया है। फरहान आसिफ को मज़ीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले कर दिया गया है।
फरहान आसिफ पाकिस्तान में एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है। फरहान आसिफ पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कातिल की शनाख्त की फेक न्यूज़ यानी झूठी खबर देने का इल्ज़ाम है। फेक न्यूज़ के बाइस बरतानिया में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। DIG ऑपरेशंस के बयान के मुताबिक मुलजिम से तफ्तीश की गई और वो जाली खबरें देने में मुलविस पाया गया। आज फरहान आसिफ की गिरफ्तारी की खबर सामने आई, जबकि 15 अगस्त को बरतानवी नशरियाती इदारे ITV न्यूज़ ने लाहौर में मौजूद अपने नुमाइंदे के जरिए एक स्टिंग ऑपरेशन को रिपोर्ट किया था। 15 अगस्त को बरतानवी न्यूज़ चैनल ने यह खबर चलाई थी, जिसके बाद आज फरहान आसिफ को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से आसिफ चौधरी की खबर के मुताबिक तफ्तीशकारों का हुकूमत से मुतालबा है कि वो ITV न्यूज़ की खबर में आए इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे। इस हवाले से तहकीकात करने वाले अफसरान ने बताया कि वो खुद अपनी तहकीकात के नतीजे में फरहान आसिफ तक पहुँचे, जिनका ताल्लुक चैनल 3 नाउ के साथ बतौर फ्रीलांस वेब डेवलपर बताया जाता है। अफसरान का कहना है कि चैनल 3 नाउ नामी प्लेटफॉर्म जिस पर झूठी खबर चलाने का इल्ज़ाम है, वो खबर इस प्लेटफॉर्म की अपनी नहीं थी, बल्कि एक और सोशल मीडिया पोस्ट से कॉपी पेस्ट की गई थी। पुलिस अफसर ने मजीद कहा कि इन इल्ज़ामात को हल्का नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इनके बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी ख़ास तौर पर मुसलमान कम्युनिटी पर मनफी असरात हो सकते हैं। अफसर के मुताबिक तफ्तीशकारों का मानना है कि यह गलत मालूमात सबसे पहले एक टैबलॉइड ने शाया की थी। ये टैबलॉइड मशहूर शख्सियात और साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, कीनिया, युगांडा, अमरीका, जिम्बाब्वे और भारत में ट्रेंडिंग टॉपिक्स के हवाले से रिपोर्ट्स शाया करता है। ये गलत मालूमात फिर बाद में एक बरतानवी खातून ने शेयर की, जो इससे पहले कोरोना के दौरान भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर गलत मालूमात फैला चुकी हैं। इन खातून का X अकाउंट फिलहाल गैरफाल है और इस अकाउंट से आखिरी पोस्ट 7 अगस्त को हुई थी। खबर के मुताबिक तहकीकाती अफसर ने मजीद कहा कि पुलिस फरहान आसिफ के हवाले से मालूमात जमा कर रही है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स फिलहाल गैरफाल कर दिए गए हैं, जबकि फरहान आसिफ का ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है, ना ही कोई मशकूक ट्रांजेक्शन्स की तारीख रही है। चैनल 3 नाउ नामी वेबसाइट ने साउथपोर्ट में 3 कमसिन बच्चियों की हलाकत को गलत रंग दिया, जिसके बाद बरतानिया में 13 सालों के बदतरीन फसादात हुए और अब तक 1000 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, जबकि 500 से ज़ायद अफराद पर फर्द जुर्म भी आयद की जा चुकी है, जबकि 125 अफराद को कैद की सजाएं भी सुनाई जा चुकी हैं। जबकि रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इन फसादात के नतीजे में बरतानिया की जेलों में जगह कम पड़ गई है। हालिया फसादात में गिरफ्तार अफराद की वजह से जेलों में जगह की कमी का सामना है। हुकूमत ने कैदियों की तादाद कम करने के लिए हंगामी इकदाम शुरू कर दिए हैं। जेलों में जगह ना होने की वजह से पेशी के मुंतज़िर कैदियों को पुलिस सेल में रखा जाएगा। ट्रायल तेज़ी से किए जा रहे हैं। बरतानवी शहरी की जानिब से किए गए हमले को कैसे एक पनागुज़ीन मुसलमान से जोड़ा गया, इस हवाले से BBC की 8 अगस्त को शाया होने वाली तहकीकाती रिपोर्ट में अहम हक़ाइक़ सामने लाए गए थे। BBC की सहाफ़ी मारियाना स्प्रिंग की खबर के मुताबिक पाकिस्तान के शहर लाहौर में रहने वाले एक बाप, नोवा स्कोशिया के एक हॉकी खिलाड़ी और अमेरिका की रियासत टेक्सास के रिहायशी केविन में क्या चीज़ मुश्तरक हो सकती है? इन सब का ताल्लुक चैनल 3 नाउ नामी इस वेबसाइट से है, जिसकी खबर में बरतानिया के साउथपोर्ट शहर में 3 बच्चियों के 17 साला कातिल का झूठा नाम छाया होने और सोशल मीडिया पर फैलने के बाद इंतहा पसंदों के हंगामों का आगाज़ हुआ। इसी वेबसाइट ने यह गलत दावा भी किया था कि हमलावर पनागुज़ीन है, जो 1 साल पहले गैर कानूनी तरीके से कश्ती के जरिए बरतानिया पहुंचा था। BBC ने इस वेबसाइट से ताल्लुक़ रखने वाले मुतादिद अफराद की निशानदेही करने के बाद उनके दोस्तों और साथियों से बात की और इस बात की तस्दीक की कि ये अफराद हकीकत में वजूद रखते हैं। खबर के मुताबिक हमें मालूम हुआ है कि ये वेबसाइट दरअसल सोशल मीडिया के जरिए पैसे कमाने के लिए जराइम की खबरों का सहारा लेती है। एक शख्स जिसने इस वेबसाइट की इंतज़ामिया का हिस्सा होने का दावा किया, उसने बताया कि हमलावर का गलत नाम नहीं शाया करना चाहिए था, लेकिन ऐसा सोच समझ कर नहीं किया गया, बल्कि ये एक गलती थी। इस खबर को किसने तहरीर किया ये भी वाज़ेह नहीं है, क्योंकि इस खबर पर मुसन्निफ़ का नाम नहीं लिखा हुआ। BBC की सहाफ़ी ने बताया कि कैसे उन्हें इसी वेबसाइट पर मौजूद एक और ख़बर पर मुसन्निफ़ का नाम और तस्वीर मिली। जेम्स नामी इस शख्स का ताल्लुक़ नोवा स्कोशिया से था। BBC की सहाफ़ी ने जेम्स का फेसबुक अकाउंट तलाश किया, जहां उसके दोस्तों की फहरिस्त में से उन्हें फरहान नामी एक शख्स मिला, जिसके अकाउंट की तफसीलात के मुताबिक वो चैनल 3 नाउ के लिए बतौर सहाफ़ी काम करता था। खबर के मुताबिक उन्होंने जेम्स से रब्ता करने की कोशिश की और फिर रब्ता ना होने पर जेम्स के दोस्तों को पैगामात भेजे गए, जिनमें से एक ने तस्दीक की कि जेम्स एक हकीकी फ़र्द है और वाकई इस वेबसाइट से मुंसलिक है। जेम्स से रब्ता ना होने की सूरत में सहाफ़ी ने सोशल मीडिया पर फरहान को ढूंढना शुरू किया और फरहान के सोशल मीडिया दोस्तों के जरिए तस्दीक की कि वो भी एक हकीकी शख्स है। इसके बाद जब BBC की सहाफ़ी ने फरहान को सोशल मीडिया पर मैसेज किया तो फरहान ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद BBC की सहाफ़ी को चैनल 3 नाउ नामी ईमेल अकाउंट से जवाब मौसूल हुआ। खबर के मुताबिक रब्ता करने वाले शख्स ने अपना नाम केविन बताया और कहा कि वो अमरीकी रियासत टेक्सास में रहता है, लेकिन उसने पूरा नाम बताने से इनकार कर दिया। केविन ने ईमेल पर
सवालों के जवाब देने की हामी भरी। केविन ने दावा किया कि वो वेबसाइट के मरकजी दफ्तर से बात कर रहा है जो अमेरिका में ही वाक़ है। खबर के मुताबिक केविन ने पहले दावा किया कि वो इस वेबसाइट पर बतौर एडिटर खिदमात सर अंजाम दे रहा है, लेकिन फिर बाद में कहा कि वो खबरों की तस्दीक करने वाला प्रोड्यूसर है। केविन ने वेबसाइट के असली मालिक का नाम बताने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें अपने अलावा तमाम काम करने वालों की भी फिक्र है। केविन के मुताबिक इस वेबसाइट के लिए पाकिस्तान, भारत, अमेरिका और बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले 30 से ज़्यादा अफराद काम करते हैं, जिनकी खिदमात फ्रीलांसर वेबसाइट की मदद से हासिल की गई थी। इनमें लाहौर का फरहान भी शामिल है। अलबत्ता केविन ने चैनल 3 नाउ की इस खबर में गलती की जिम्मेदारी बरतानिया में मौजूद टीम के अरकान पर आयद कर दी। कुछ अरसा पहले इस चैनल पर पाकिस्तान से मुतालिक मवाद शाया होने लगा था, जहां फरहान रहता है, जबकि खुद वेबसाइट के मुताबिक इसके लिए काम करने वालों का भी पाकिस्तान से ताल्लुक है। केविन ने दावा किया कि हमें खुद मुख्तार डिजिटल मीडिया हैं जो दुनिया भर की खबरें शाया करते हैं। केविन ने मजीद कहा कि उनकी वेबसाइट कमर्शियल है जो पैसे कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खबरें शाया करने की कोशिश करती है। इस वेबसाइट पर मौजूद ज़्यादा खबरों का बज़ाहिर हवाला मुसद्दिका ज़राए से ही लिया गया जो अमेरिका में होने वाले जराइम और ट्रैफिक हादसात के बारे में थी। अलबत्ता वेबसाइट ने साउथ पोर्ट के हमलावर समेत डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश करने वाले शख्स के बारे में भी गलत और झूठी मालूमात शाया की थी। केविन के मुताबिक साउथ पोर्ट की खबर शाया करने के बाद वेबसाइट का यूट्यूब चैनल और मुतादिद फेसबुक पेजेस मुअत्तल हो चुके हैं। अलबत्ता एक्स पर मौजूद अकाउंट अभी भी फ़ाल है। केविन ने मजीद कहा कि साउथ पोर्ट वाक़े के बाद हंगामों और सोशल मीडिया पर आने वाले तूफान की जिम्मेदारी सिर्फ एक छोटे से एक्स अकाउंट पर आयद नहीं की जा सकती। खबर के मुताबिक केविन का दावा किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन उनकी गलत खबर झूठी अफवाहें फैलाने वालों का जरिया ज़रूर बनी। कई सोशल मीडिया सारिफीन इस वाक़े और इसके बाद फैलने वाले फसादात के बारे में मालूमात की मदद से अपने सारिफीन की तादाद को लाखों तक पहुँचा चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इश्तिहारात के जरिए आमदनी की पॉलिसी के तहत ब्लू टिक वाले सारिफीन भी इसका एक हिस्सा हासिल करने के हकदार होते हैं। तकरीबन 5 लाख सारिफीन या फॉलोअर्स रखने वाले लोगों के मुताबिक अगर उनका मवाद 10 लाख लोग देखें तो वो सिर्फ उस एक पोस्ट से 10 से 20 डॉलर्स कमा लेते हैं। ऐसे में बहुत से लोग जो गलत मालूमात फैला रहे हैं उनकी हर इनफरादी पोस्ट को देखने वालों की तादाद 10 लाख से ज़्यादा थी, जिसको कई बार शेयर भी किया गया था। एक्स के अलावा दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी अपने सारिफीन को अपनी वेबसाइट के जरिए पैसे कमाने का मौका देती हैं, लेकिन यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम समेत फेसबुक ने माजी में अपने ज़ाब्तों के तहत गलत मालूमात फैलाने वाले अकाउंट्स को मुअत्तल भी किया है या उनकी आमदनी को रोका भी है। अलबत्ता एक्स ने अब तक ऐसे कोई ज़वाबित नहीं बनाए हैं। इन हंगामों के बाद बरतानवी सियासतदानों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुतालबा किया जा रहा है कि वो कवानीन को सख्त बनाए, लेकिन बरतानिया में हाल ही में मुतारिफ करवाया जाने वाला ऑनलाइन सेफ्टी बिल आज़ादी इजहार राय पर मुमकिन कदगनों के खदशे के पेश नज़र गलत मालूमात की तशहीर पर खामोश है। खबर के मुताबिक चैनल 3 नाउ के लिए काम करने वाले और गलत मालूमात शाया करने वाले बैरून मुल्क मुकीम हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत पेचीदा मामला है। ऐसे मवाद का मुकाबला सिर्फ सोशल मीडिया कंपनियां ही कर सकती हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।